एडुटैब के द्वारा ये जो सीटीईटी का कोर्स है उसमें मैं आपको वेलकम करता हूं। मैं आशा करता हूं कि जो एडुटैब का कोर्स है वो आपको बहुत पसंद आ रहा है। एडुटैब की टीम इस कोर्स पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है और मैं आपको ये कॉन्फिडेंस दिला सकता हूं कि अगर आप इस एडुटैब के कोर्स को अच्छे से करेंगे तो आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एरिक एरिक्सन साइको सोशल थ्योरी। ये थ्योरी फ्रूट की साइको सेक्सुअल थ्योरी से थोड़ी बहुत प्रभावित है लेकिन बिल्कुल अलग है। ये थ्योरी सीटीटी एग्जाम के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कि प्याजे और वाइगॉत्सी की थ्योरीज हैं, लेकिन फिर भी पास्ट ईयर में इस थ्योरी में से क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपको सीटीटी एग्जाम में मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना है, सिर्फ 90 का टारगेट नहीं रखना है। इसलिए ये थ्योरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। अगर हम पास्ट ईयर एनालिसिस को देखें तो पेपर 1 में इस थ्योरी में से कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन पेपर 2 में यानी कि 2014 में एक क्वेश्चन इस थ्योरी में से आ चुका है और वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर इस थ्योरी से आप थोड़ा सा भी फैमिलियर होंगे तो आप उस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। साइको सोशल थ्योरी एरिक एरिक्सन ने दी है और ये आपके सामने जो तस्वीर है ये एरिक एरिक्सन की है। एरिक एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी कुछ हद तक सिगमंड फ्रॉयड की थ्योरी से प्रभावित है, लेकिन मैं फिर दोबारा ये रिपीट करूंगा कि ये थ्योरी इस थ्योरी से बिल्कुल अलग है। मतलब कि साइको सोशल थ्योरी जो कि एरिक्सन ने दी है वो सिगमंड फ्रॉयड की साइको सेक्सुअल थ्योरी से बिल्कुल ही अलग है, पर हाँ प्रभावित जरूर है। सेगमेंट फ्राइड की जो साइको एनालिटिक थ्योरीज हैं उनका जो बेस है वो ये है कि आईडी और सुपर ईगो में कॉन्फ्लिक्ट होती है जिसको कि ईगो सेटल करती है। यानी कि ईगो आईडी और सुपर ईगो के बीच में रेफरी एक्ट करती है। जबकि एरिक एरिक्सन की जो साइको सोशल थ्योरी है उसका ये कहना है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं जो विद इन द ईगो होती हैं और इन कॉन्फ्लिक्ट्स का रिजॉल्व होना या ना होना आपकी डेवलपमेंट पे असर डालता है। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि अगर कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व होती हैं तो आपकी डेवलपमेंट कैसी होती है और अगर आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व नहीं होती तो आपकी डेवलपमेंट कैसी होती है। एक जो और बहुत बड़ा डिफरेंस है सिगमंड फ्रॉयड और एरिक एरिक्सन की थ्योरी में वो ये है कि सिगमंड फ्रॉयड ने सिर्फ अपनी थ्योरी में ये एनालाइज किया है कि कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड को इंपैक्ट करता है। यानी कि जो इवेंट्स आपके चाइल्डहुड में होते हैं वो इवेंट्स आपके एडल्ट बिहेवियर को कैसे इंपैक्ट करता है। सिगमंड फ्रॉयड ने रोल ऑफ एनवायरनमेंट को बिल्कुल नेग्लेक्ट किया है। सिगमंड फ्रॉयड के मुताबिक एनवायरनमेंट का एक बच्चे की डेवलपमेंट में कुछ ज्यादा रोल नहीं है। एरिक एरिक्सन थोड़ा इसके ऑपोजिट है। एरिक एरिक्सन ने सोसाइटी और कल्चर का डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल बताया है। उनके मुताबिक बच्चे की डेवलपमेंट सोसाइटी और कल्चर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। अगर हम एरिक एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी को पढ़ना शुरू करें तो सबसे पहले यह जानना जरूरी होगा कि एरिक एरिक्सन ने इस थ्योरी के मुताबिक लाइफ को 8 स्टेजेस में बांटा है। यह आपकी स्क्रीन पे हैं 8 स्टेजेस जो कि साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी के अनुसार हर व्यक्ति की लाइफ में आती हैं। इसमें से 5 स्टेजेस 0 से 18 साल तक होती हैं, यानी कि एडल्टहुड से पहले, और बाकी की 3 स्टेजेस 18 से मरने की उम्र तक होती हैं, यानी कि एडल्टहुड में। तो टोटल में 8 स्टेजेस होती हैं। एरिक्सन ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये बताया है कि एक पर्टिकुलर स्टेज में या एक प्रीवियस स्टेज में जो आपकी डेवलपमेंट होती है वो आपकी डेवलपमेंट को नेक्स्ट स्टेज में इंपैक्ट करती है। यानी कि आपकी जो डेवलपमेंट इन्फेंसी में हो रही है वो डेवलपमेंट आपकी डेवलपमेंट को अर्ली चाइल्डहुड में भी इंपैक्ट करेगी। अगर आपकी इन्फेंसी में गंदी डेवलपमेंट हुई है तो उसका असर आपकी अर्ली चाइल्डहुड में जो डेवलपमेंट होगी उस पर भी होगा। यानी कि the development in a particular stage would depend upon the development in the previous stage। कि एक पर्टिकुलर स्टेज में जो डेवलपमेंट हो रही है वो आपकी पिछली स्टेज में जो डेवलपमेंट हुई है उससे रिलेटेड है, उस पर डिपेंड करती है।
इसको हम एपिजेनिक प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट भी कहते हैं। यानी कि एपिजेनिक प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट कहता है कि आपकी डेवलपमेंट जो एक पर्टिकुलर स्टेज में होती है वो प्रीवियस स्टेज की डेवलपमेंट पे डिपेंड करती है। एरिक एरिक्सन के मुताबिक लाइफ की हर स्टेज में एक साइकोसोशल क्राइसिस आता है। ये क्राइसिस हर स्टेज में डिफरेंट होता है। साइकोसोशल क्राइसिस का मतलब है कि हमारे अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चलती है। अगर हम उस कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे से रिजॉल्व कर लें तो हमारी आने वाली लाइफ अच्छी गुजरती है, लेकिन अगर हम उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व ना कर पाए तो वो चीज हमें हमेशा तंग करती रहती है। अगर हम इस साइकोसोशल क्राइसिस यानी कि कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे से रिजॉल्व कर लें तो फिर हमारे अंदर एक करैक्टरिस्टिक आ जाता है जिसे हम साइकोसोशल स्ट्रेंथ भी कहते हैं। जैसे कि हम लाइफ में होपफुल बन जाएंगे कि हमेशा हमारे साथ अच्छा ही होगा, या फिर हमारे अंदर कुछ विल पावर आ जाएगी, एक डिटर्मिनेशन आ जाएगी चीजों से लड़ने के लिए, चीजों से जूझने के लिए। तो हम ये वीडियो के आने वाले पार्ट में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि हर स्टेज में क्या साइकोसोशल क्राइसिस होता है और वो साइकोसोशल क्राइसिस रिजॉल्व करने से हमें क्या साइकोसोशल स्ट्रेंथ मिलती है। चलिए हम स्टेज 1 से शुरू करते हैं, जिसको ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट स्टेज भी कहा गया है। ये एज 0 से 1 ईयर्स के बच्चों के बीच में पाई जाती है और इस स्टेज को एरिक एरिक्सन ने इन्फेंसी नाम दिया है। चलिए अब हम इस स्टेज के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। अब स्टेज 1 में जो बच्चा होता है वो छोटा होता है, क्योंकि वो 0 से 1 ईयर्स का है। उसको हर चीज के लिए अपने माँ बाप पे डिपेंड होना पड़ता है। जैसे कि अगर उसको कुछ खाना है, कुछ पीना है, तो उसे अपने माँ बाप पे डिपेंड होना पड़ेगा। यहाँ तक कि जब वो पॉटी करता है उसके माँ बाप ही उसकी नैपी भी चेंज करते हैं। तो कोई भी चीज हो जो उस बच्चे को चाहिए या उस बच्चे को करनी है, वो उस चीज के लिए अपने माँ बाप पे ही डिपेंड करेगा और उसके माँ बाप ही उसकी केयर कर सकते हैं। वो अपने आप अपनी केयर नहीं कर सकता है। अब वो केयर जो बच्चे को अपने माँ बाप से चाहिए, अगर वो केयर कंसिस्टेंट है और हमेशा मिलती रहती है, जब भी बच्चा उस केयर को मांगता है, तो बच्चे को एक सेंस ऑफ ट्रस्ट, मतलब एक विश्वास पैदा होता है बच्चे के मन के अंदर। जबकि दूसरी तरफ अगर वो केयर अनरिलायबल है और अनकंसिस्टेंट है, कि जब भी वो बच्चा केयर मांगता है हर बार उसको वो केयर नहीं मिलती है, कभी मिल जाती है कभी नहीं मिलती, या कभी मिलती है तो अच्छे तरीके से नहीं मिलती, तो इस सिनेरियो में बच्चे को ए सेंस ऑफ मिसट्रस्ट डेवलप हो जाएगा। मतलब उसको इस वर्ल्ड पे विश्वास नहीं रहेगा कि जब भी उसको जरूरत होती है ये वर्ल्ड उसकी सहायता नहीं करेगा। तो बेसिकली अगर हम स्टेज 1 को समराइज करने की कोशिश करें तो इस स्टेज में एक साइकोसोशल क्राइसिस होता है जो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट होता है। ट्रस्ट का मतलब है कि बच्चा अपने आसपास के लोगों पे विश्वास कर सकता है, और मिसट्रस्ट का मतलब है कि बच्चा अपने आसपास के लोगों पे विश्वास नहीं कर सकता है। अगर बच्चे को अच्छी केयर मिलती है तो उसका अपने आसपास के लोगों पे विश्वास बनता है, नहीं तो वो विश्वास टूट जाता है। और अगर बच्चा इस स्टेज को यानी कि इस साइकोसोशल क्राइसिस को अच्छे से रिजॉल्व कर लेता है, रिजॉल्व करने का मतलब है कि वो अपने आसपास के लोगों पे विश्वास बना लेता है, तो उसको लाइफ में एक करेक्टरिस्टिक डेवलप हो जाएगा जिसको कि हम साइकोसोशल स्ट्रेंथ भी कहते हैं। स्टेज 1 को अच्छे से रिजॉल्व करने पे जो करेक्टरिस्टिक बनेगा वो होगा होप का। मतलब कि बच्चे को हमेशा आने वाली लाइफ में ये होप रहेगी कि जब भी उसको कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसके आसपास के लोग उसकी हेल्प करेंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हमें स्टेज 1 के बारे में जानना है वो ये है कि हाँ, स्टेज 1 में बच्चे को क्राइसिस रिजॉल्व करने के लिए ट्रस्ट पैदा होना चाहिए, लेकिन ट्रस्ट और मिसट्रस्ट में एक बैलेंस भी रहना चाहिए। मतलब कि आप बच्चे की इतनी भी केयर ना कर दें, इतनी भी हेल्प ना कर दें कि आगे जाके लाइफ में जब उसको प्रॉब्लम आए तो वो अच्छे से यानी कि अपने आप से रिजॉल्व ना कर पाए और हमेशा दूसरों की हेल्प की तरफ ही जाए। तो बच्चे को इतनी हेल्प करो कि वो थोड़ा इंडिपेंडेंट भी हो जाए, ताकि आने वाली लाइफ में वो अपनी प्रॉब्लम्स खुद भी सॉल्व कर पाए। चलिए अब हम स्टेज 2 डिस्कस करते हैं, जिसको कि ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट भी कहा जाता है। ये स्टेज 2 से 3 साल के बच्चों के बीच में पाई जाती है और एरिक्सन ने इस स्टेज को अर्ली चाइल्डहुड भी बोला है।
अब आप प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हमने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में पढ़ा था कि अर्ली चाइल्डहुड 3 से 5 साल के बच्चों के बीच में पाया जाता है। लेकिन एरिक्सन ने 2 से 3 साल के बीच की जो स्टेज है उसे अर्ली चाइल्डहुड कहा है, और 4 से 5 साल के बीच की जो स्टेज है उसे प्री स्कूल कहा है। इसका कोई आंसर तो नहीं है कि एरिक्सन ने ऐसे क्यों कहा है, लेकिन हर साइकोलॉजिस्ट ने अपनी समझ के अनुसार हर स्टेज में अलग अलग एजेस डाली हैं। जैसे कि एरिक्सन ने अर्ली चाइल्डहुड में 2 से 3 साल के बच्चों को डाला है, जबकि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में हमने पढ़ा था कि अर्ली चाइल्डहुड में 3 से 5 साल के बच्चे होते हैं। तो आप इस चीज से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, बस ये याद रखिएगा कि एरिक्सन के मुताबिक 2 से 3 साल के बीच के बच्चे अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में आते हैं, और इस स्टेज को एरिक्सन ने ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट स्टेज कहा है। स्टेज 2 में आकर बच्चे 2 से 3 साल के हो जाते हैं। अब जो 2 से 3 साल के बच्चे होते हैं उनमें थोड़ी बहुत समझ आ जाती है। वो चाहते हैं कि वो अपने टॉयज को खुद सेलेक्ट करें, वो क्या कपड़े पहने ये भी वो खुद सेलेक्ट करें, और वो क्या खाएं ये भी वो खुद ही सेलेक्ट करें। तो इन शॉर्ट में अगर हम कहना चाहें तो बच्चे थोड़े इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, वो अपनी चॉइसेस खुद करने लगते हैं। तो माँ बाप को चाहिए कि वो स्टेज 2 में जो बच्चे होते हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए फ्रीडम दे दें, कि जो भी वो एक्सप्लोर करना चाहें, बाहर गार्डन में जाके या ब्लॉक से खेल के या जो भी जो खाना चाहें वो उन्हें खाने दें। लेकिन साथ के साथ पेरेंट्स को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो बच्चे के जो भी फेलियर्स हैं उनसे उन्हें इरिटेट नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स शुड बी टॉलरेंट ऑफ द फेलियर्स ऑफ द चिल्ड्रन। पेरेंट्स को बच्चों को अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए लर्न करने की। जब जब वो फेल होते हैं पेरेंट्स को उनकी हेल्प भी करनी चाहिए। अगर बच्चा किसी चीज में बार बार फेल हो रहा है तो पेरेंट्स को चाहिए कि उसको वो हेल्प करें, उसको सही रास्ता दिखाएं, ताकि वो उस चीज को सक्सेसफुली कर ले और आगे जाके भी उस चीज को अपने आप ही बिना हेल्प के सक्सेसफुली कर पाए। चलिए हम एक और एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं कि पेरेंट्स को कैसे अपने बच्चों को फ्रीडम देनी चाहिए चीजों को एक्सप्लोर करने की, और टाइम आने पे उनकी हेल्प भी करनी चाहिए। हमने बहुत बार देखा है कि जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो अपने आप अपने कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पहन नहीं पाते क्योंकि अभी भी उनको कपड़े पहनने की स्किल नहीं मालूम होती है। वो कपड़े पहनने में बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं। ये देखकर कभी कभी पेरेंट्स बहुत इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि वो बच्चे के फेलियर को नहीं देख पाते और उनके पास टाइम की भी कमी होती है। तो हमने बहुत बार देखा है कि पेरेंट्स बच्चों को रोककर खुद ही उनके कपड़े डाल देते हैं कि जल्दी से काम को खत्म किया जाए, लेकिन ये गलत है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब बच्चे अपने कपड़े खुद डाल रहे हैं और डाल नहीं पा रहे हैं, फेल हो रहे हैं बार बार अपने कपड़े डालने में, तो माँ बाप को चाहिए कि उस फेलियर को इग्नोर करें, उस फेलियर को टॉलरेट करें, और बच्चे को जहां रिक्वायर्ड है थोड़ी सी हेल्प दें ताकि बच्चा अपने आप कपड़े पहन ले। ये करने से क्या होगा कि बच्चे में एक ऑटोनॉमी की फीलिंग आएगी, उसमें एक इंडिपेंडेंस की फीलिंग आएगी कि वो भी अकेला कुछ कर सकता है। लेकिन अगर माँ बाप उसके फेलियर को टॉलरेट नहीं करेंगे और बच्चे को पकड़ के रोक लेंगे और बोलेंगे कि हम ही तुम्हें कपड़े पहनाएंगे और जल्दी से कपड़े पहना देंगे, इससे बच्चे को लगेगा कि वो अकेला कुछ भी नहीं कर सकता है और उसको एक डाउट की फीलिंग आ जाएगी। मतलब उसको अपने आप पे एक डाउट हो जाएगा कि वो कुछ जिंदगी में अकेला नहीं कर सकता है। तो अगर मैं इस स्टेज को समराइज करूं तो इस स्टेज में बच्चे में जो सोशल क्राइसिस होता है वो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम या डाउट का होता है। अगर बच्चे को आप इंडिपेंडेंस देंगे चीजों को एक्सप्लोर करने की और उसको जहां भी रिक्वायर्ड होगा हेल्प करेंगे, तो उसमें एक ऑटोनॉमी यानी कि इंडिपेंडेंस की फीलिंग आएगी। लेकिन अगर आप बच्चे को बार बार क्रिटिसाइज करेंगे और उसके फेलियर को नहीं टॉलरेट करेंगे, तो बच्चे में अपने आप को लेकर एक डाउट पैदा हो जाएगा। इस स्टेज को यानी कि सोशल साइको सोशल क्राइसिस को रिजॉल्व करने का मतलब है कि बच्चे में ऑटोनॉमी यानी कि इंडिपेंडेंस की फीलिंग आ जाए। तो बच्चा अगर इस स्टेज में साइको सोशल क्राइसिस को रिजॉल्व कर ले, मतलब कि उसमें ऑटोनॉमी की फीलिंग आ जाए, तो उससे जो करेक्टरिस्टिक डेवलप होगा, मतलब कि साइको सोशल स्ट्रेंथ बनेगी बच्चे के अंदर, वो होगी वेल पावर की। मतलब बच्चे में इतनी डिटर्मिनेशन आ जाएगी कि वो सोच सकता है कि वो अपनी आने वाली लाइफ में अपने बलबूते पे सब कुछ कर पाएगा।
इस स्टेज में भी एक डेलिकेट बैलेंस चाहिए ऑटोनॉमी और डाउट के बीच में। हमें बच्चे को साइको सोशल क्राइसिस रिजॉल्व करने के लिए बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना है। मतलब हमें उसको चीजों को एक्सप्लोर करने की फ्रीडम देनी है और जहां रिक्वायर्ड हो उसको हेल्प करनी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच्चों को बिल्कुल ही फ्रीडम दे दें कि वो कुछ भी एक्सप्लोर करें, और जहां हेल्प रिक्वायर्ड हो आप वहां बच्चों को हेल्प भी प्रोवाइड ना करें और क्रिटिसाइज करें कि वो अपना काम खुद क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि ऑटोनॉमी देने का मतलब ये नहीं है कि बच्चे बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट हो जाएं और आपकी हेल्प बिल्कुल ना लें। ऑटोनॉमी देने का मतलब है कि आप बच्चों को फ्रीडम दें कि वो जो करना चाहे करें, उस चीज को ट्राई करें और जहां रिक्वायर्ड हो आपकी हेल्प भी लें। स्टेज 3 है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट स्टेज। मतलब कि इस स्टेज में जो क्राइसिस होता है वो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट होता है। ये स्टेज 4 से 5 साल के बच्चों के बीच में पाई जाती है और एरिक एरिक्सन ने इस स्टेज को जो नाम दिया है वो प्री स्कूल है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज जरूर हो रहा होगा कि क्या ये जरूरी है कि आप हर स्टेज के एज या स्टेज के नाम को भी याद रखें। देखिए, पेडागोजी के पेपर में ज्यादातर कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही आते हैं, तो अगर मैं उस अंडरस्टैंडिंग से बताऊं तो आपको यह रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है कि कौन सी स्टेज में क्या एज ग्रुप के बच्चे हैं और उस स्टेज का नाम क्या है। पर हां, उस स्टेज के साइको सोशल क्राइसिस को याद रखना तो बहुत जरूरी है कि जैसे कि स्टेज 3 का जो साइको सोशल क्राइसिस है उसको इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट कहते हैं। बाकी अगर आप याद रख सकते हैं तो इस चीज को भी याद रखिए, नहीं तो ये चीज याद रखनी ज्यादा जरूरी है, साथ में इस चीज के पीछे क्या कंसेप्ट है वो चीज भी याद रखनी बहुत जरूरी है। और साइकोसोशल स्ट्रेंथ यानी कि करेक्टरिस्टिक जो कि उस स्टेज में डेवलप होता है वो याद रखना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए अब हम स्टेज 3 जिसको कि हम इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट स्टेज भी कहते हैं उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टेज 3 में जो बच्चे होते हैं वो 4 से 5 साल के होते हैं। वो स्कूल जाने लगते हैं। स्कूल में जाके वो अपने दोस्तों से इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ खेलते कूदते हैं या नाचते गाते हैं। बेसिकली इस एज ग्रुप के बच्चे एक ग्रुप बना लेते हैं और वो अपने ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जब वो अपने ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स को एक्सप्लोर करते हैं। मतलब वो एक्सप्लोर करते हैं वो कि दूसरों के साथ कैसे बातचीत कर सकते हैं, दूसरों को कैसे इंप्रेस कर सकते हैं। अब जो बच्चों के ग्रुप बनते हैं उस ग्रुप में कुछ बच्चे इनिशिएटिव लेते हैं जो डिसाइड करते हैं कि उनका पूरा ग्रुप क्या करेगा। मतलब कुछ बच्चे एक तरह से लीडर बन जाते हैं। अगर आप वो बच्चे जो इनिशिएटिव ले रहे हैं उनके उस इनिशिएटिव को प्रमोट करेंगे तो उन बच्चों में एक सेंस ऑफ इनिशिएटिव आएगा कि वो भी इनिशिएटिव लेके कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे इनिशिएटिव ले रहे हैं अगर आप उनको क्रिटिसाइज करेंगे तो उन बच्चों में एक सेंस ऑफ गिल्ट आएगी कि जो वो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और वो एक अच्छे लीडर नहीं बन पाएंगे और पूरी जिंदगी फॉलोअर ही बने रहेंगे। मतलब वो किसी को फॉलो ही करते रहेंगे, खुद लीडर नहीं बन पाएंगे। तो बेसिकली अगर समराइज किया जाए तो इस स्टेज में जो साइको सोशल क्राइसिस होता है वो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट होता है। बच्चे कुछ इनिशिएटिव लेते हैं, अगर आप उस इनिशिएटिव को प्रमोट करेंगे तो बच्चों में एक सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट या इनिशिएटिव आएगी कि वो भी आगे जाके कुछ कर सकते हैं, वो भी कुछ इनिशिएटिव ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बच्चों को क्रिटिसाइज करेंगे तो उनमें एक सेंस ऑफ गिल्ट आएगी कि वो जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। और अगर वो इस साइको सोशल क्राइसिस को अच्छे से रिजॉल्व कर लें, मतलब उनमें एक सेंस ऑफ इनिशिएटिव आ जाए, तो करेक्टरिस्टिक जो उनके अंदर डेवलप होगा वो पर्पस होगा। मतलब उस करेक्टरिस्टिक को हम पर्पस कहते हैं। पर्पस का मतलब है कि उनमें एक विजन आ जाएगा कि उन्हें लाइफ में कुछ करना है। अब स्टेज 3 में भी एक डेलिकेट बैलेंस होना चाहिए इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट में। यह सही है कि बच्चों को इस स्टेज में अगर साइको सोशल क्राइसिस को रिजॉल्व करना है तो उनमें सेंस ऑफ इनिशिएटिव आना चाहिए, जिसके कारण पेरेंट्स को उनकी इनिशिएटिव टेकिंग एबिलिटी को प्रमोट करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे अगर कुछ भी करें, कुछ भी इनिशिएटिव लें तो आप इसको प्रमोट करें, क्योंकि अगर बच्चे कुछ गलत इनिशिएटिव लेते हैं तो आपको उन्हें रोकना भी पड़ेगा। जैसे कि अगर बच्चे इनिशिएटिव लेके एक गैंग बना लें जो कि चोरियां करता है, तो इस इनिशिएटिव को आप कभी भी प्रमोट नहीं कर पाएंगे, आपको नहीं करना चाहिए। तो ये चीज
आपको ध्यान रखनी है कि बच्चे अगर गलत इनिशिएटिव लेते हैं तो आपको उन्हें रोकना है और अच्छे इनिशिएटिव्स को प्रमोट करना है। चलिए अब हम स्टेज 4 डिस्कस करते हैं, जिसको इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी स्टेज भी कहा जाता है। इंडस्ट्री का मतलब कॉम्पिटेंस भी होता है। ये स्टेज 6 से 11 साल के बच्चों के बीच में पाई जाती है और एरिक एरिक्सन ने इस स्टेज को मिडिल चाइल्डहुड का नाम दिया है। स्टेज 4 में जो बच्चे होते हैं वो 6 से 11 साल के बीच के होते हैं। इन बच्चों में नीड ऑफ रिकॉग्निशन आ जाती है, मतलब इन बच्चों को ये लगता है कि उनके पेरेंट्स और टीचर्स भी उन्हें शाबाशी दें, उनकी प्रशंसा करें। तो इसीलिए ये बच्चे क्या करते हैं कि ये कुछ कॉम्पिटेंसीज डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, जैसे कि कुछ बच्चे ज्यादा मेहनत करके पेपर्स में अच्छे मार्क्स ले आएंगे, या कुछ बच्चे ज्यादा मेहनत करके स्पोर्ट्स में आगे आ जाएंगे। ये करने से बच्चों को लगता है कि उनको प्रेस मिलेगी और इनसे उनको खुशी मिलती है और उनकी नीड फॉर रिकॉग्निशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो बेसिकली अगर बच्चे हार्डवर्क करके कुछ कॉम्पिटेंस डेवलप करना चाहते हैं और आप उनको एनकरेज करते हैं, तो उनमें एक कॉन्फिडेंस की फीलिंग आएगी, उनमें एक सेंस ऑफ इंडस्ट्रियस होने की फीलिंग आएगी कि वो हार्ड वर्किंग है और कुछ अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बच्चों के हार्डवर्क को डिस्करेज करेंगे तो उनमें एक इंफीरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होगा, वो अपनी आपकी ही एबिलिटीज को डाउट करने लगेंगे। तो बेसिकली अगर इस स्टेज को समराइज किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि इस स्टेज में जो साइको सोशल क्राइसिस है वो इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी है। मतलब बच्चों में या तो सेंस ऑफ इंडस्ट्री यानी कि कॉन्फिडेंस डेवलप होगा या सेंस ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होगा। अगर बच्चे कुछ हार्डवर्क करके कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं, आप उसको इंकरेज करेंगे तो बच्चे में सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप डिस्करेज करेंगे तो सेंस ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। तो पेरेंट्स का ये रोल है कि वो बच्चे के हार्डवर्क को एनकरेज करें ताकि उसमें सेंस ऑफ इंडस्ट्री या सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आए। इस स्टेज को अच्छे से रिजॉल्व करने में, मतलब सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस डेवलप करके जो बच्चे में कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होता है वो कॉम्पिटेंस कहलाता है। मतलब बच्चे में एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आती है जिससे वो बिलीव करता है कि वो हार्डवर्क करके इस वर्ल्ड में कॉम्पीट कर सकता है और सक्सेसफुल भी हो सकता है। इस स्टेज में भी इंडस्ट्री और इंफिनिटी में अच्छा बैलेंस चाहिए। अगर आप बच्चे को कुछ भी करने के लिए डिस्करेज नहीं करेंगे तो उसको लगेगा कि वो लाइफ में कुछ भी बन सकता है, कुछ भी कर सकता है। ऐसा सोचने पे वो एक हवाई किले बनाने लगेगा और हवा में उड़ने लगेगा। उसको तो लगेगा कि वो लाइफ में कुछ भी कर सकता है और वो आगे जाके बहुत बड़ा फेलियर बन सकता है। लेकिन पेरेंट्स का ये रोल होगा कि यस, वो बच्चे के एक जेन्युइन एफर्ट को एनकरेज करें, लेकिन जहां पेरेंट्स को लग रहा है कि बच्चा एफर्ट मार रहा है लेकिन कुछ बनने वाला नहीं है, वहां बच्चे को डिस्करेज भी करना चाहिए एट द एप्रोप्रिएट मोमेंट। तो एक डेलीगेट बैलेंस मेंटेन करना है हमें इंडस्ट्रियस और इंफिनिटी में। अब हम स्टेज 5 डिस्कस करेंगे, जिसको कि आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन भी कहा जाता है। ये स्टेज बेसिकली 12 से 18 साल के बच्चों के बीच में पाई जाती है, मतलब कि एडोलेसेंट्स में पाई जाती है, और इस स्टेज को एरिक एरिक्सन ने एडोलेसेंसी नाम दिया है। ये स्टेज बेसिकली वो स्टेज है जिसमें चाइल्डहुड से एडल्टहुड में ट्रांजिशन होता है। इस स्टेज में बच्चे काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। उनके माँ बाप भी उन्हें बार बार कहते हैं कि अब वो बड़े हो गए हैं और उन्हें अपनी मैटर्स खुद रिजॉल्व कर लेने चाहिए। बच्चे इस स्टेज में अपने करियर के बारे में सोचने लगते हैं, रिलेशनशिप्स के बारे में सोचने लगते हैं, अपनी फ्यूचर में बनने वाली फैमिली के बारे में सोचने लगते हैं और अपने एक घर के बारे में भी सोचने लगते हैं। इस स्टेज में बच्चों के दिमाग में बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं, जैसे कि वे कौन है, वो क्या बनना चाहते हैं, वो आज से 10 साल बाद कहां होंगे और लाइफ में उनका अल्टीमेट गोल क्या है। जो बच्चा इन क्वेश्चंस को रिजॉल्व करने में, मतलब कि इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ लेता है, वो अपने फ्यूचर को लेकर क्लियर होता है। लेकिन जो बच्चा इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाता है, वो अपने फ्यूचर को लेकर कंफ्यूज्ड ही रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बच्चा अपने फ्यूचर को लेकर क्लियर है, उसको अपनी एक आइडेंटिटी मिल गई है, उसको ये पता लग गया है कि वो कौन है और कहां जाना चाहता है। पर वो बच्चा जो अपने आप को लेकर ही कंफ्यूज्ड है कि वो कौन है और क्या बनना चाहता है,
वो बेसिकली अभी भी एक रोल कंफ्यूजन में है, क्योंकि उसको क्लियर ही नहीं है कि लाइफ में उसका क्या रोल है। तो इस स्टेज को अगर समराइज किया जाए तो बेसिकली इस स्टेज में बच्चे में जो सोशल क्राइसिस होता है वो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन होता है। जो लोग अपनी लाइफ के बारे में आंसर्स ढूंढ लेते हैं कि वो कौन है और क्या करना चाहते हैं, उन्हें लाइफ में एक आइडेंटिटी मिल जाती है, पर दूसरे लोग अभी भी रोल कंफ्यूजन में ही रहते हैं। अगर आप इस स्टेज को अच्छे से क्रॉस कर लें, मतलब इस स्टेज में जो क्राइसिस है उसको रिजॉल्व कर लें, तब आपने एक करेक्टरिस्टिक डेवलप होता है। वो करेक्टरिस्टिक को एरिक एरिक्सन ने फिडेलिटी का नाम दिया है। फिडेलिटी का मतलब अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन है कि वो बच्चा जो अपनी आइडेंटिटी ढूंढ लेता है, वो बच्चा सोसाइटी में अपने आप को ढालने को भी जान लेता है कि सोसाइटी में उसको कैसे एडजस्ट होना है और दूसरों के साथ कैसे रहना है। चलिए अब हम स्टेज 6 डिस्कस करते हैं, जिसको इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन भी कहा जाता है। अभी तक जो हमने 5 स्टेजेस डिस्कस की हैं वो एडल्टहुड की पहले की स्टेजेस हैं। अब हम जो 3 स्टेजेस डिस्कस करने वाले हैं वो एडल्टहुड की स्टेजेस हैं। इसमें से सबसे पहली जो स्टेज है यानी कि 6 स्टेज ओवरऑल है, वो 18 से 35 साल के एडल्ट्स के बीच में पाई जाती है, और एरिक एरिक्सन ने इसको जो नाम दिया है वो है यंग एडल्टहुड। स्टेज 6 में जो एडल्ट्स होते हैं उनकी एज होती है 18 से 35 साल के बीच में। इस एज में आके लोग एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ढूंढते हैं, मतलब वो एक ऐसा लाइफ पार्टनर ढूंढते लगते हैं जिसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिता सकें। जो लोग ऐसा लाइफ पार्टनर ढूंढ पाते हैं जिसके साथ वो एक कमिटमेंट कर सकते हैं और सेफ महसूस करते हैं, ऐसे लोगों में एक सेंस ऑफ इंटीमेसी आ जाती है। लेकिन कुछ लोग जो ऐसा पार्टनर नहीं ढूंढ पाते और वो अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होना या कमिट होने से डरते हैं, उनमें एक सेंस ऑफ आइसोलेशन या लोनलीनेस रहता है। उनको अभी भी लगता है कि वो लाइफ में अकेले हैं और कोई भी उनका साथ देने वाला नहीं है। तो अगर इस स्टेज को मैं समराइज करना चाहूं तो इस स्टेज में जो साइको सोशल क्राइसिस है वो इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन है। लेकिन जो लोग ऐसा लाइफ पार्टनर ढूंढ लेते हैं जिसके साथ वो इंटीमेट हो पाते हैं या अपने आप को पूरा कमिट कर पाते हैं या अपने आप को पूरा सेफ समझते हैं, वो लोग इस साइको सोशल क्राइसिस को अच्छे से रिजॉल्व कर लेते हैं, मतलब कि उनमें एक सेंस ऑफ इंटीमेसी डेवलप हो जाती है। और इस साइको सोशल क्राइसिस को अच्छे से रिजॉल्व करने पे जो साइको सोशल स्ट्रेंथ यानी कि करेक्टरिस्टिक उनके अंदर डेवलप होता है वो लव का होता है। मतलब अगर वो इस साइको सोशल क्राइसिस को अच्छे से रिजॉल्व कर लें तो उनके अंदर एक सेंस ऑफ लव आ जाता है, वो दूसरों को बहुत प्यार देने लगते हैं। अब हम जो एक नेक्स्ट स्टेज डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टेज नंबर 7, जिसको कि जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन भी कहा जाता है। ये स्टेज 35 से 65 साल के लोगों के बीच में पाई जाती है, और इस स्टेज को एरिक एरिक्सन ने मिडल एज का नाम दिया है। स्टेज 7 में जो लोग होते हैं वो 35 से 65 साल के बीच में होते हैं। उनमें से ज्यादातर लोग अपने करियर में सेटल हो चुके होते हैं, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, टीचर बन चुके होते हैं। लोग अपनी शादी भी करवा लेते हैं और उनकी एक फैमिली भी बन जाती है। इस स्टेज में लोग जनरली सोसाइटी को गिव बैक करते हैं, कि वो सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं। जैसे कि लोग अपने काम पे प्रोडक्टिव होने की कोशिश करते हैं, एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, वो अपने बच्चों का अच्छा पालन पोषण करने की कोशिश करते हैं, और साथ में कम्युनिटी सर्विस भी करते हैं। कम्युनिटी सर्विस का मतलब है कि लोग मंदिरों या गुरुद्वारों में जाके सेवा करते हैं या गरीबों की मदद करते हैं। जो लोग ये सब कुछ कर पाते हैं वो इस स्टेज को सक्सेसफुली क्रॉस कर लेते हैं, मतलब वो साइको सोशल क्राइसिस को रिजॉल्व कर लेते हैं। उनमें फीलिंग ऑफ बीइंग प्रोडक्टिव या जनरस पैदा हो जाती है। उनको लगता है कि वो कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं और उनकी लाइफ कुछ काम की है। लेकिन जो लोग ये सब कुछ नहीं कर पाते हैं उनमें एक फीलिंग ऑफ स्टेग्नेशन आ जाती है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति का करियर अच्छा नहीं चल रहा है या वो अपने बच्चों का अच्छा पालन पोषण नहीं कर रहा है, तो उसको लगेगा कि उसकी लाइफ स्टैग्नेट हो गई है, वो लाइफ में बहुत ज्यादा अनप्रोडक्टिव हो गया है और उसकी लाइफ मीनिंगलेस सी हो गई है। तो बेसिकली जो व्यक्ति इस स्टेज को अच्छे से क्रॉस कर लेगा यानी कि साइको सोशल क्राइसिस को रिजॉल्व कर लेगा,
उसमें सेंस ऑफ जनरेटिविटी या सेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी आ जाएगी, और जो करेक्टरिस्टिक उसमें डेवलप होगा वो केयर का होगा, मतलब वो अपनी फैमिली या सोसाइटी के प्रति बहुत ही केयरिंग एटीट्यूड रखने लगेगा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं लास्ट स्टेज, जिसको कि स्टेज 8 भी कहा गया है। इस स्टेज का नाम है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ये स्टेज 65 साल के ऊपर जो व्यक्ति हैं उनमें पाई जाती है, और इस स्टेज को एरिक एरिक्सन ने ओल्ड एज का नाम दिया है। स्टेज 8 में क्योंकि लोग 65 साल से ऊपर होते हैं, वो रिटायर हो चुके होते हैं, और इस टाइम वो अपनी बीती हुई जिंदगी के बारे में सोचते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या क्या चीजें अकम्प्लिश की हैं। जैसे कि अगर उन्होंने उन्होंने ऑफिस में अच्छा काम किया है, उन्होंने अपने बच्चों का अच्छा पालन पोषण किया है, या अपने माँ बाप का अच्छा ख्याल रखा है, या फिर गरीब लोगों की अच्छी मदद की है, तो ये करने से उनको एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आएगा कि उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। तो अगर वो ये अकम्पलिशमेंट को रियलाइज करते हैं कि हाँ उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ किया है, तो उनमें एक सेंस ऑफ इंटीग्रिटी आएगी, मतलब सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आएगी अपनी लाइफ को लेकर। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ खोया है या बहुत कुछ अच्छे से नहीं किया है, जैसे कि वो अपने ऑफिस में अच्छा काम नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, वो अपने बच्चों का अच्छा पालन पोषण नहीं कर पाए क्योंकि वो अपने काम में बिजी रहे, तो अगर उनको ये सब कुछ लगेगा तो उन्हें अपनी लाइफ से सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी। उनमें एक सेंस ऑफ डिस्पेयर आएगा कि उनकी लाइफ अच्छी हो सकती थी, वो रिग्रेट करेंगे कि उनकी लाइफ अच्छी क्यों नहीं गई। तो बेसिकली अगर हम इसको समराइज करना चाहें तो इस स्टेज में जो साइको सोशल क्राइसिस है वो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर होगा। अगर व्यक्ति को लगता है कि उसने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, उसकी लाइफ में काफी कुछ ठीक ही हुआ है, तो उसमें एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन या सेंस ऑफ इंटीग्रिटी आएगी, और वो इस साइको सोशल क्राइसिस को रिजॉल्व कर लेगा। इस साइको सोशल क्राइसिस को अच्छे से रिजॉल्व करने में जो उसमें करेक्टरिस्टिक डेवलप होगा वो विजडम का होगा, मतलब उसको लगेगा कि उसमें बहुत ज्यादा विजडम है, वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, और वो अपने लिए अच्छे डिसीजंस ले सकता है। अब हम एक पास्ट ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि 2014 में आया था। मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस थ्योरी में से ज्यादा क्वेश्चन पास्ट ईयर में नहीं आए हैं, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है, वो भी 2014 में। वो क्वेश्चन है साइको सोशल थ्योरी एम्फसाइजेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, कि साइको सोशल थ्योरी इनमें से किस पे स्ट्रेस करती है या एम्फसाइज डालती है। पहली ऑप्शन है स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स, ऐसा तो हमने कहीं नहीं पढ़ा है। फेलिक एंड लेटेंसी स्टेजेस, ये तो फ्रिट थ्योरी में पढ़ा था, साइको सेक्सुअल थ्योरी में पढ़ा था, साइको सोशल थ्योरी में नहीं। तो ऑप्शन 2 भी गलत आंसर है। तीसरा है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी स्टेज। जी हां, ये हमने पढ़ा है कि साइको सोशल थ्योरी में एक स्टेज होती है जिसको हम इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी स्टेज कहते हैं, तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो सकता है। ऑप्शन 4 है ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये भी गलत है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा है ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में साइको सोशल थ्योरी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी स्टेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप एडुटैब की टीम से अपना डाउट पूछ